अमेरिकी कांग्रेस में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने दुनिया भर में ग्लोबल वर्ल्ड खतरात की 2025 की रिपोर्ट शाया कर दी। चाइना और इंडिया के दरमियान अब क्या होगा, इस रिपोर्ट के अंदर बहुत वाज़ेह तौर पे अमेरिकी पोजीशन सामने आ गई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ऑपरेशन सिंदूर जो हिंदुस्तान ने लॉन्च किया था मई के शुरुआत में, उसके नताइज तो हमारे सामने हैं, लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस के अंदर एक रिपोर्ट शाया की गई है। ऑब्वियसली इसके जो कॉन्टोर्स थे, इसकी जो असेसमेंट थी, वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले की गई थी। मगर एक बात इस रिपोर्ट के अंदर वाजे है, अब ये असेसमेंट खड़ी होती है कि नहीं होती है तो बात की बात है, मगर जो बात ये रिपोर्ट कर रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर और चीन को लेकर, वो ये है कि हिंदुस्तान के लिए चाइना सबसे बड़ा एक खतरा है, और इसीलिए उसने अपनी जो पोजिशनिंग की है पूरी दुनिया में, चाहे वो पैसिफिक के अंदर हो, क्वाड के साथ हो, बाकी और चीजों के ऊपर हो, वो चाइना को मद्देनजर रखते हुए की है। अच्छा, ये तो एक बात है, मगर चाइना को अगर मद्देनजर रखते हुए आपने ये सब चीजें की हैं, तो फिर आपने पाकिस्तान के ऊपर से फोकस क्यों उठा दिया? क्योंकि ये जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, एक बात वाजे हो गई कि चाइना और पाकिस्तान अब इतने इंटीग्रेटेड हो चुके हैं अपने डिफेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर, अपने मिलिट्री उसके अंदर, कि इंडिया अगर ये सोच रहा है कि यार हम सब चाइना में फोकस करेंगे, पाकिस्तान में फोकस नहीं करेंगे, तो एक ही थिएटर का हिस्सा है। और चाइना की स्ट्रैटेजी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने 30 साल पहले डिफाइन की थी कि यार हम एक नेकलेस बनाएंगे इंडिया के अराउंड, अमेरिका के अराउंड, अमेरिकन एसेट्स के अराउंड, एक जंजीर बना देंगे पर्ल्स की, और उससे हम बेसिकली कंट्रोल करेंगे पूरा ये खित्ता। और वो स्ट्रैटेजी तो चल रही है, सही है। पाकिस्तान के अंदर अभी ये जो झड़पें हुई हैं उसके अंदर चाइना ने अपने J-10Cs और JF-17 जो पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा है वो डिप्लॉय किए। एडवांस्ड अपने मिसाइल और वेपनरी भी की, जैसे PL-15 रेंज वाले क्रूज मिसाइल्स जो बियॉन्ड विजुअल रेंज आके हिट कर सकते हैं। वो इंटीग्रेशन इतनी मजबूत थी, और जो काउंटर मेजर्स उस इंटीग्रेशन के थ्रू लिए गए वो इतने इफेक्टिव थे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के, कि उसने इंडिया को खुड्डे लाइन लगा दिया। आप कह लें एक तरीके से खुड्डे लाइन इसलिए लगाए क्योंकि जो परसेप्शन वॉर थी वो भी जीत गए, राफेल भी गिराए। इंडिया काउंट कर रहा था अपने राफेल्स के ऊपर। और याद रखें, जब मोदी की पहली मुलाकात हुई फरवरी के अंदर, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 47वीं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, अमेरिकी हुकूमत से, तो उसके अंदर यह तासुर था कि यार चीजें बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी। मगर ट्रंप ने उस वक्त इनके ऊपर एक वार कर दिया, कहा कि जी आप हमसे F-35 लें। अब इंडिया ने पता नहीं कितने अरबों की डीलें की हुई हैं फ्रांस से। पहले उन्होंने एक बैच लिया, मेरे ख्याल से 26 या 27 या 36 जहाजों का। अब उन्होंने दोबारा ऑर्डर एक प्लेस किया है, तो इंडिया राफेल की तरफ लगा हुआ था जनवरी से दोबारा। जब मुलाकात हुई ट्रंप की मोदी से, तो उसने एक बात क्लियर कर दी यार कि ये तो चीज नहीं हो सकती, आपको अमेरिकी जेट लेने पड़ेंगे। उसके ऊपर इंडिया थोड़ा नॉन कमिटल था, उसने कहा नहीं नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अप्रैल में आके फिर राफेल के साथ इंडिया ने दोबारा अपनी डील को कंफर्म किया, और मई के अंदर पाकिस्तान ने, ये इंडिया ने अभी तक इसकी वजाहत नहीं की है, राफेल जेट्स गिरा दिए। उसके बाद डसॉल्ट जो बनाता है राफेल जेट्स, उसके स्टॉक भी नीचे गए। अमरीकी जो जराए हैं उनसे भी बातें आना शुरू हुई, और एक बार फिर ये F-35 का मंजन जो है इसको दोबारा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो डिफेंस असेसमेंट रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, इसके अंदर क्या वो बेसिकली कह रहे हैं, इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान बेसिकली चाइना को मेड इन इंडिया वेपनरी के साथ काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और नए मिसाइल सिस्टम्स जिसके अंदर न्यूक्लियर केपेबल अग्नि 1, मीडियम रेंज मिसाइल अग्नि 5, और जो मल्टीपल टारगेटेबल एंट्री व्हीकल्स कर सकता है। यानी एक मिसाइल के अंदर अगर ये आप देखें, ये कैन है कोकोनट वाटर का, तो इसके अंदर एक मिसाइल से 12 या 13 व्हीकल्स यानी बम निकल सकते हैं री एंट्री के लिए। और वो
बड़े एरिया को टारगेट कर सकते हैं, चाइना उसकी निगाहों के अंदर है, मगर क्या ये इफेक्टिव होगा? क्योंकि इंडिया की अभी भी जो ज्यादातर जो वेपनरी है, मशीनरी है, वो है रशिया से। और जो अमेरिका से उन्होंने चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश की या अपग्रेड करने की कोशिश की, वो भी इतना आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि फिर उन्होंने तरजीह दिया कि यूरोपियन सिस्टम्स की तरफ हम जाते हैं, जैसे राफेल हो गया। उससे पहले एक और स्कैंडल आया था, आपको याद होगा, बोफोर्स का, जो आर्टिलरी के थे। ये लेट 80s की, अर्ली 90s की बात है, उसके अंदर भी करप्शन की बातें हो रही थी। तो यूरोपियन सेंट्रिक, मगर इंडिया की जो इम्प्लीमेंटेशन है होम ग्रोन, वो तेजास के ऊपर भी काम कर रहे थे कि उनका अपना फाइटर जेट, वो भी इतना कामयाब नहीं रहा। तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अच्छा, ये तो जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका की है, उसकी असेसमेंट थी हिंदुस्तान को लेकर। पाकिस्तान का क्या मौकफ है? पाकिस्तान ये कहते हैं कि जी वो चाइना के साथ अपनी इंटीग्रेशन को जारी रखा हुआ है उसने, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी काम कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर एयर और आर्टिलरी की तरफ भी काम कर रहा है। मगर पाकिस्तान का सिर्फ हिंदुस्तान, यहां तक कि वो उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखता है, मगर पाकिस्तान के पास और भी कई थ्रेट्स हैं, जिसके अंदर वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेट आती है आपकी टीटीपी से, तहरीके तालिबान से और दाइश खोरासान से। अंदरूनी सिचुएशन पाकिस्तान की हमारे सामने है, मगर डीआईए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करता। तो इंडिया का क्या मौकफ है इसके बाद? इंडिया अपने आप को थोड़ा एक प्रिडिकमेंट में पाता है इस वक्त, डायलेमा में, क्योंकि वो अपने आप को प्रोजेक्ट करता है एज अ बीकन ऑफ अमरीकी सपोर्ट का, मगर खित्ते में तो रहना है उसने। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन, तीसरी तरफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर ही बहुत एंटी इंडिया सेंटिमेंट बढ़ रहे हैं, और जो शेख हसीना का इशू था, वो भी बहुत बड़ा बड़ा हुआ है इन लोगों के लिए। तो इंडिया को अब चाहिए डिप्लोमेटिक आउटरीच, किसी तरीके से यार स्केल्स को दोबारा बैलेंस किया जाए। मगर क्या स्केल्स इतनी आसानी से बैलेंस हो पाएंगे या हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल। यहां तक कि इंडिया ने अभी एक चीज लॉन्च की है अपने डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हमारा मौकफ है। और इस हवाले से उन्होंने एक तरफ बॉयकॉट भी शुरू कर दिए हैं, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट तुर्की का, क्योंकि तुर्की ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और दूसरी जानिब उन्होंने अपना एक इकोनॉमिक और एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव किया है, जैसे शशि थरूर को भेजा लैटिन अमेरिका और दीगर जगहों पे। असदुद्दीन ओवैसी को भेजा बहरेन। जी, वही असदुद्दीन ओवैसी जो AIMM, जो बीजेपी के साथ लड़ते थे, वो क्या बात कर रहे हैं बहरेन पहुंचकर, मुलाहिजा करें और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। And they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. तो जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हर कोई एक पेज के ऊपर है, हर कोई एक पेज के ऊपर है। यहां तक कि असदुद्दीन ओवैसी, यहां तक कि उन्हें कहा भी जाता है यार ये बी टीम है बीजेपी के, क्योंकि ये मुसलमान जब वोट को इंसाइड करना होता है तो इनको भेजते हैं। उनको भी बहरेन भेजा है, और वो वहां पे जाके कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तो तकफीरी हैं, पाकिस्तानी तो ये दाइश खुरासान वाले हैं, ये तो मुसलमान है ही नहीं। ये लेवल है, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, ये लेवल है इंडियंस का कि जब वो हिंदुस्तान की बात आती है तो अपने सब चीजें वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। जो भी बात हुई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का दिफा करने के लिए, क्योंकि इतना जो लोग आपके ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं, उनकी अपनी कोई यानी हकीकत नहीं है, तो वो ये सब कुछ होने के बाद भी वहां के वहां ही खड़े रहते हैं। पाकिस्तान के हमारे DGISPR भी हैं एक, वो भी बड़े सियासी रंग और उसके अंदर बातें करते हैं, कभी महारंग बलोच को करते हैं टारगेट, कभी किसी और को टारगेट करते हैं। उन्होंने एक और बार बात की है और ये कहा है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजहती का एक मुजाहरा कर रही है, और हम एक लोहे की दीवार, चट्टान बन के खड़े हुए हैं हिंदुस्तान के सामने। मुलाहिजा करें।
दे थॉट कि हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह खड़े हुए अपने मुल्क के पीछे, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से ये आनी दीवार खड़ी हुई और उसने वो तमाम स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, वो तमाम स्ट्रेटेजिक एजम्पशन जो हिंदुस्तान ने और मोदी ने की थी, उन्होंने एक एक करके उसको गलत साबित किया। और अब जो खुजदार के अंदर ही कुछ दिन पहले स्कूल बस के ऊपर हमला हुआ, इसके अंदर एक और बच्चा जान भाग शहीद हो गया है। दो बच्चे हैं एक्चुअली पिछले कुछ दिनों के अंदर जो अपने जख्मों से शहीद हो गए, और अब 10 के करीब ये डेथ टोल जो है खुजदार का आ गया है। पाकिस्तानी प्रायोरिटीज क्या हैं? पाकिस्तानी प्रायोरिटीज ये हैं कि शहबाज शरीफ गए हैं अब तुर्की 4 मुल्की दौरे के ऊपर, लोगों का शुक्रिया करने के लिए कि उन्होंने जो साथ दिया पाकिस्तान का। 25 मई से 30 मई तक ये आपके टुच्चे फॉर्म 47 के जो वजीर आजम है ये जाएंगे तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान। अब ये 2 साल से काबिज एक टोला बैठा हुआ है, 3 साल से, सॉरी 2022 से ये काबिज टोला है ना PDM-1 से। और इनकी कारकर्दगी क्या है? हमने इकोनॉमी के ऊपर तो बात कर ली, मगर इन्होंने किया क्या है स्पेसिफिकली? वेरी हार्ड टू टेल कि इन्होंने क्या किया है और ये क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, टोपी ड्रामे ये सब चीजें तो बहुत चल रही हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की भी बातें हो रही हैं, डीलें भी हो रही हैं कुछ ट्रम्प के इनर सर्कल के साथ, इसके ऊपर माइनिंग के ऊपर भी बात हो रही है। बहुत सारी चीजें हो तो रही हैं, यानी कहते हैं ना कि शोर तो बहुत है लेकिन अंजाम क्या है? सिफर, 0/0। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक।